जोहार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं माझी परगना शासन व्यवस्था। आज का टॉपिक है जीपीएससी में। मेरा नाम अजीत है और मैं आपके साथ झारखंड स्पेशल की बैच में एक बार फिर से। आइए अब देखते हैं। हम लोगों ने शासन व्यवस्था के विषय में जाना कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था जनजातियों का चल रहा है। इसमें 7 शासन व्यवस्थाओं के विषय में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। इसमें अब हम आज जो देखने जा रहे हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। किसी भी चीज को चलाने के लिए उसकी शासन व्यवस्था जो होती है किसी समाज के लिए वो एक सॉलिड इकाई मानी जाती है। और ये जो शासन व्यवस्था होती है ये ग्राम स्तरीय शासन व्यवस्था जो होती है, जो कि एक संवैधानिक शासन व्यवस्था होती है, उससे ये भिन्न होता है। आइए हम देखते हैं माझी परगना शासन व्यवस्था। कहता है कि माझी परगना संथाल शासन व्यवस्था झारखंड के संथाल जनजाति की एक पारंपरिक शासन प्रणाली है। क्या है? पारंपरिक शासन प्रणाली। ग्राम पंचायत की व्यवस्था संवैधानिक प्रणाली है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस व्यवस्था में कुछ मुख्य पदाधिकारी होते हैं। दिशोम परगना, परगना, परगनैत, देश मांझी, मोड़े मांझी, ग्राम मांझी, पारनईक, गोड़ाइत, जोग मांझी, जोग पारनिक, नायके, कुड़ाम, नाके, ये सारे जो है ना ये इस व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारी माने जाते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि ये आपको जानना इसलिए जरूरी है। इस व्यवस्था की नींव देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि माझी परगना शासन व्यवस्था में ये मैंने बनाया है दिशोम परगना, जो कि 100 गांवों से ऊपर होता है। क्या है? दिशोम परगना के विषय में अगर आप जाएंगे तो ये क्या है, 100 गांवों से ऊपर की जो एक समूह बनता है वो दिशोम परगना के अंतर्गत आता है। क्योंकि आपके प्रश्न जो बनेंगे एग्जाम में वो इसी तरीके से बनेंगे कि परगना, परगनेत जिसमें होता है वो 15 से 24 गांवों का होता है समूह। देश और मोड़े मांझी 5 से 8 गांव और ग्राम मांझी 1 गांव मिलकर बनता है। ये उसकी शासन व्यवस्था की 4 भागते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। देखिए, दिसोम परगना यह 100 गांवों से मिलकर बना होता, अर्थात 100 गांव से ऊपर एक प्रमुख होता है। यह सर्वोच्च न्यायिक और प्रशासनिक होता है। क्या होता है? ये जो होता है ना, ये न्यायिक और सर्वोच्च प्रशासनिक होता है। ये चीज याद रखिए। क्या है साहब? न्यायिक और सर्वोच्च प्रशासनिक, ठीक है। आगे हम देखते हैं। परगना, परगना जो होता है जिसको परगनेत, जो कि हमने अभी बताया कि 15 से 24 गांवों का, कितना? 15 से 24 गांवों का, तो इसका प्रमुख होता है। इसे परगनेत भी कहते हैं। जो देश मांझी और मोड़े मांझी ये 5 से 8 गांवों का प्रमुख होता है। ये जो क्रम है ना इसको आपको याद करना होगा, क्योंकि इसके लिए देखिए अगर आप इसको जैसे याद करेंगे आगे चल के मैं आपको तरीका बताऊंगा, टिप्स, शॉर्टकट बताऊंगा, मगर अभी शॉर्टकट बताऊंगा तो आगे चलकर आप नहीं कर पाएंगे। तो इस पे देखिए, ग्राम मांझी यह गांवों का प्रधान होता है। क्योंकि अभी अगर आपको शॉर्टकट टिप्स बता दिया जाए तो होगा क्या कि आप शॉर्टकट के चक्कर में फिर पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। आगे देखिए, ग्राम मांझी शासन की संरचना किस प्रकार से है। मांझी जो होता है, जो प्रमुख अध्यक्ष है, सभी प्रकार का शासन व्यवस्था पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? जैसे जमीन जायदाद, आपसी झगड़ा, सरकारी योजनाएं शांतिपूर्ण तरीके से लागू करना, यह मांझी का प्रमुख कार्य होता है ना। पार्निक जो सहयोगी उपाध्यक्ष होता है, यह मांझी का सहयोगी होता है। गुणाइत सचिव ग्राम का सभी प्रकार का प्रशासनिक सामान रख रखाव और देखरेख करता है, एक सचिव के तौर पर यह काम करता है। जोग मांझी, तो जोग मांझी क्या है साहब? जैसे कि मांझी और नामके के साथ मिलकर जन्म शिशु नामांकन से संबंधित कार्य, मृत्यु व्यक्ति अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य, विवाह या शादी से संबंधित कार्य, गांव की सभा और सभी प्रकार की बैठक बुलाने का कार्य करता है जोग मांझी। जोग प्रमुख होता है, ठीक है। अच्छा, इसका भी साहब देखिए, इसका भी सहयोगी होगा जोग मांझी का। तो जोग पार्निक जोग सहयोगी या जोग मांझी का सहयोगी होता है। नायके क्या होता है? ये धार्मिक प्रमुख होता है। प्रश्न ऐसे बन गया कि नायके जो है तो क्या है, तो वो धार्मिक प्रमुख है, गांव का धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। कुड़ुम नायके, हम इसकी बात करते हैं। कुड़ुम नायके कि साहब ये कुड़ुम नायके क्या है? यह नायके का सहयोगी होता है।
भादो प्रजा सलाहकार होता है, एक एडवाइजर होता है भादो प्रजा, ठीक है। यह मांझी का सलाहकार होता है जो विवादों के निवारण हेतु मांझी को सलाह देता है। इसमें बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों को चुना जाता है, ठीक है। देखिए, क्योंकि सलाहकार जब भी बनेगा तो सलाहकार एक मैच्योर व्यक्ति को देखा जाता है कि भाई मैच्योर व्यक्ति कौन है। और इस पे क्या है ना कि देखिए, यह मांझी का सलाहकार होता है जो विवादों के निवारण हेतु मांझी को सलाह देता है। इसमें बुजुर्ग और बुद्धिजीवी लोगों को चुना जाता है। लासेर टेगोए, ये क्या है साहब? ये बाहरी सुरक्षा के लिए है, ठीक है। इसमें दो भाग हैं, एक है बाहरी सुरक्षा और एक है आंतरिक सुरक्षा। तो लासेर टेगोए जो है यह ग्राम के बाहरी मामला पर कार्य करता है। क्लियर है? जो गांव से बाहर के मामले आते हैं उस पर यह काम करता है कि कोई बाहरी विवाद हो गया, चाहे किसी प्रकार का कोई लगता है कि कोई अटैक है, चाहे कुछ भी प्रकार की चीजें हैं, उस पर यह काम करता। कौन करता है? लासेर टेगोए। और चौकीदार जो होता है, जैसा कि यह है आंतरिक सुरक्षा, चौकीदार का काम ही होता है कि वहां पे चौकीदारी करने की व्यवस्था। तो यह आंतरिक सुरक्षा, यह गांव के आंतरिक मामले पर कार्य करता, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है। वर्तमान के चौकीदार के तरह ही यह काम करता है। इनकी शासन व्यवस्था में इसी तरीके का काम होता है। जब हम जनजातीय शासन, अन्य जनजातीय शासन पढ़ेंगे तब हम उसमें ग्राम स्तर, जो गांव पंचायत की शासन व्यवस्था है, उसको हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको यह भी चीज खुलेगा। सुसारिया, ये क्या होता है? क्लर्क है। गांव की सभी प्रकार की सभा, पर्व, त्योहार, अन्य सभी कार्यक्रम का संचालन करने का कार्य करता है। ये एक चीज और याद रखिएगा, जो सुसारिया है ना, ये बहुत सारी चीजों पे, जो वित्त का भी है छोटे स्तरों पे, उसकी भी रूपरेखा का ये तैयार करने में काम करता है सुसारिया। देखिए, अंत में क्या है कि ग्राम मांझी शासन की प्रमुख अंग की संरचना इस प्रकार है। इनमें जो सभाएं हैं, देखिए, एक है सामान्य सभा, न्याय सभा, सचिवालय और सुरक्षा समिति। यह ग्राम मांझी शासन की प्रमुख अंग की संरचना है। और एक है आर्थिक और सामाजिक संस्कृति समिति, ठीक है। अब देखिए साहब, अगला जो शासन व्यवस्था कह रहा है कि नागवंशी शासन व्यवस्था, ये क्या है? ये नागवंशी जो जनजाति है उनकी एक पारंपरिक शासन व्यवस्था है। मैंने आपसे कहा कि जो शासन व्यवस्था है उसके विषय में आप पहले जान लीजिए कि शासन व्यवस्था होता क्या है। जनजातियों की एक पारंपरिक शासन व्यवस्था होती है। वो कबीलाई में रहते हैं, अपने एक समूह में रहते हैं, उनकी अपनी एक सांस्कृतिक होती है कि अपनी भौगोलिक स्थिति को रखते हैं, उसकी जो शासन व्यवस्था है। झारखंड में नागवंशी शासन व्यवस्था एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली थी जो मुंडा शासन से विकसित हुई और समय के साथ बदलती रही। इसका शीर्ष राजा होता था और राज्य परगनाओं में बटा था। फनी मुकुट राय, ये नाम आप जरा सा देख लीजिए कि ये फनी मुकुट राय साहब कौन है, ठीक है। क्योंकि इसके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए कि फनी मुकुट राय, ये नाम अक्सर हाँ कई एक बार पूछा भी जा चुका है कि साहब ये फनी मुकुट राय, ठीक है, ये फनी मुकुट राय। इसके पहले शासक थे और राजधानी सुतियाम्बे, कहां थी? सुतियाम्बे। क्लियर है? राजधानी कहां थी? सुतियाम्बे। बाद में राजधानी चुटिया, खुखरा, नवरत्नगढ़ और पालकोट जैसे स्थानों पर स्थानांतरित हुई। इस व्यवस्था में मुंडा मान की देखिए, यहां पे मैंने पहले ही बताया है कि यह केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली थी जो मुंडा शासन से विकसित हुई है। किससे हुई है? मुंडा शासन से। क्लियर है यहां तक? अच्छा देखिए, मुंडा मान की व्यवस्था का रूपांतरण हुआ और मुगल काल के बाद इसमें महत्वपूर्ण बदलाव आए, खास करके जब जमींदारी प्रथा लागू हुई। आगे हम इस पे देखेंगे कि जब जमींदारी प्रथा हटती है तब शासन व्यवस्था की क्या स्थिति थी साहब, ठीक है। आगे देखिए, नागवंशी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या? संवैधानिक ढांचा, ये आपको बताया कि कैसा है? केंद्रीकृत व्यवस्था थी जिसके शीर्ष पर राजा बैठता था। तो वो जहां पे राजा बैठता है वो उसको केंद्रीकृत ही बोलते हैं कि बस वहां से सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, कि वहीं से सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। राज्य की परगनाओं में विभाजित किया गया था जिनका शासन नियुक्त अधिकारी द्वारा होता था, कि जो कि होता है, इसी को बोलते हैं केंद्रीकृत व्यवस्था। जब हम पॉलिटी पर जाएंगे तो अब मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीकृत व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था है, चाहे शासन व्यवस्था किस प्रकार की है उसको और डिफाइन किया जाएगा। मुंडा शासन का प्रभाव, थोड़ा इनके विषय में जाने कि प्रारंभ में नागवंशी व्यवस्था मुंडाओं की
शासन व्यवस्था का ही अनुसरण करती थी। मैं अभी हमने पहले लाइन पे ही देखा कि जो मुंडा शासन व्यवस्था का ही ये फॉलो किए, उसी को आगे चलकर नागवंशी शासन व्यवस्था जो जो जनजाति है उन लोगों ने किया। मुंडा मानकी व्यवस्था को भुईहरी व्यवस्था के रूप में क्या है साहब, देखिए ये भी देख लीजिए आप, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है। अभी हम इस पर और भी आएंगे कि भाई कैसे भुईहरी का है। देखिए इसमें क्या है, भुईहरी व्यवस्था की बात कर रही है, ठीक है, जहां पढ़ा को पट्टी और मानकी को भुईहर कहा जाने लगा, ठीक है। अब इसमें राजधानियों का परिवर्तन होता साहब, राजधानी सुतियांबे में थी, बाद में चौथी राजधानी कहाँ गई, प्रताप राय ने चुटिया को स्थानांतरित किया। ये नाम भी याद रखिए, इसमें प्रताप राय एक नाम जो आ रहा है, ये इस नाम को भी आप याद रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं। भीमकर्ण ने इसे खुखरागढ़ और दुर्जन शाह ने नवरत्नगढ़ को स्थानांतरित किया। अन्य राजधानियों में पालकोट और रातूगढ़ भी शामिल है। अच्छा, मुगल काल में क्या बदलाव होता, देखिए मुगलों के हस्तक्षेप के बाद व्यवस्था में बदलाव आया जब 1616 ईस्वी में दुर्जन साल को किसको किया गया साहब, नाम देखते जाइए, क्योंकि वैसे ना क्या होता है कि आपको फिर याद रहेगा, ठीक है। देखिए किसकी बात कर रहे हैं ये, कि 1616 ईस्वी में, कब, 1616 ईस्वी में, क्लियर है। दुर्जन साल को, कौन थे, दुर्जन साल को वार्षिक कर ना देने के कारण ग्वालियर में कैद किया। यह नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम देंगे तब आपको यह नाम याद आएगा कि 1616 ईस्वी में दुर्जन साल को वार्षिक कर ना देने के कारण कहां कैद किया गया साहब, ग्वालियर में, क्लियर है। रिहाई के बाद उन्होंने 6000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया। राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी पहले ही भुईहरों को दी गई, फिर बाद में इसे जागीरदारों को सौंपा गया। ये जो दुर्जन साल है ना, इनके बाद ये जो मुगल हिस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि ये प्रश्न शायद आया हुआ है दुर्जन साल के विषय में। अंग्रेजों का हस्तक्षेप, 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिलने के बाद 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। ये तो आपको पता ही है इतिहास में आपको कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, 1793। इसमें नागवंशी व्यवस्था कमजोर पड़ गई और अंततः 1963 में जमींदारी उन्मूलन के बाद यह समाप्त हो गई। तो अगर आप, प्रश्न ये भी आ सकता है कि नागवंशी व्यवस्था कब कमजोर पड़ी और कब इसका ये समापन हुआ, 1963 में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून के बाद यह समाप्त हो गई। छोटा नागपुर का इतिहास पुस्तक के रचयिता, इसको मैंने इसीलिए कलर डाल दिया है, आप देख सक रहे होंगे कि छोटा नागपुर का इतिहास पुस्तक के रचयिता कौन है, डॉक्टर बीपी केसरी। प्रश्न अगर आता है साहित्य से, तो साहित्य में अगर कहीं से भी कोई प्रश्न होगा, इसलिए मैं कुछ टॉपिक को इसमें डाल दिया हूं ताकि आपको याद हो जाए। इसमें क्या है, किताब में नागवंशी शासन व्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों का वर्णन मिलता है। 1963 में जमींदारी उन्मूलन कानून लागू होने के बाद नागवंश का अंत हो गया, जो कि अभी मैंने बताया। अब ग्राम स्तर पर आप देख लीजिए, इसमें क्या नागवंशी शासन व्यवस्था में कि ग्राम स्तर पर 22 अधिकारियों का वर्णन है। कितने हैं साहब, 22। गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को क्या कहते हैं, महतो। राजा के गांव में जो खेती बाड़ी का काम देखता है, अन्न का भंडार करने वाला, भंडारी, ठीक है। ये तो क्लियर है, इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि भंडारी अगर आ गया तो आप समझ जाएंगे नागवंशी शासन व्यवस्था में कि भंडारी भाई भंडार को ग्रहण करने वाला। गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति महतो हो गया। भंडार गृह का प्रहरी को भंडारी कहा गया, ठीक है साहब। आगे देखिए, पट्टी स्तर पर अब पढ़ा को पट्टी कहा जाने लगा तथा इस स्तर पर काम करने वाले मुख्य मानकी भुईहर कहा जाने लगा। लगान वसूली के लिए जिसे नियुक्त किया गया उसे क्या कहा गया, जारीदार। क्या कहा गया, जारीदार। बलि भोजन, प्रसाद, पूजा पाठ जैसे विशेष आयोजन की व्यवस्था करने वाले को पाहन कहा गया। जमीन और प्रशासन की देखरेख के लिए पटवारी और अब आमीन की नियुक्ति हो गई है, ठीक है। और राज्य स्तर पर, जैसे इसका जो तीनों स्तर है ये देखते जाइए। राज्य स्तर पर महाराज जो है, नागवंशी राजा जो है उसको महाराज, राजा के आदेश का सूचना देने वाले जनता को पांडे, वित्तीय मामलों का प्रमुख दीवान, नागवंश का अंतिम राजा चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। ये दो नाम याद रखिएगा, नागवंश का अंतिम राजा चिंतामणि शरणनाथ सहदेव और अंतिम राजधानी रातूगढ़। चलिए यहां तक अब हम लोग आगे पढ़ा पंचायत को कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और
शुभ रात्रि, जोहार। मिलते हैं एक बार फिर से नई क्लास में।